सेक्शन 117 है सीआरपीसी का, वो बोलता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। ठीक है, इफ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज प्रूव्ड दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस or maintaining good behavior as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond with or without sureties, the magistrate shall make an order accordingly। तो कोई व्यक्ति है जो पीस डिस्टर्ब कर रहा है या फिर उसको गुड बिहेवियर, अच्छी चाल चलन का बॉन्ड लेने का अगर मैजिस्ट्रेट बोलता है तो वो विथ और विदाउट श्योरिटी होगा, और किस तरह से होगा वो आगे प्रोवाइजो में दिया है। प्रोवाइडेड दैट no person shall be ordered to give security of a nature different from or of an amount larger than or for a period longer than that specified in the order made under section 111। आगे की सेक्शन 111 जो है उसके अंदर बताया गया है जितने रुपए का, जितने पीरियड का, ठीक है, उतने ही पीरियड का या उतने ही अमाउंट का उसको जो है बॉन्ड देने का कहा जाएगा। बी है The amount of every bond shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not excessive। बॉन्ड का जो अमाउंट है जिसका उसको बॉन्ड भरना है वो ऐसा होगा कि जो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस को देख करके ही उसको करना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है और उसको अगर आप बोल दो कि भाई 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरो, तो वो नहीं भर सकता। अभी जब बॉन्ड भरते हैं तब पैसा एक्चुअली भरना नहीं होता, तब सिर्फ अंडरटेकिंग ही देनी होती है, बॉन्ड ही देना होता है। लेकिन जब वो ब्रीच होगा, ठीक है, तब उसको वो पैसा भरना होगा। तो तब के लिए भी इतना सारा आप नहीं कर सकते कि वो पैसा नहीं जमा करवा सके। सी है जो है माइनर के रिलेटेड, when the person in respect of whom the inquiry is made is a minor, the bond shall be executed only by the sureties। ठीक है, माइनर को बॉन्ड भरने का नहीं कहा जा सकता, सिर्फ जो उसका श्योरिटी होगा वही बॉन्ड भरेगा, माइनर नहीं भरेगा। ओके, सेक्शन 118 है डिस्चार्ज ऑफ पर्संस इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। इफ ऑन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116 it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, the magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purpose of the inquiry shall release him, or if such person is not in custody shall discharge him। ठीक है, आपने इंक्वायरी कर लिया, इंक्वायरी के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये व्यक्ति के पास से कोई भी ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं आया है कि ये जो पीस है उसको ब्रीच कर रहा है या फिर अपना बिहेवियर इसका सही नहीं है, उसका बॉन्ड लेना इसके पास से जरूरी है, तब वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट उसकी एंट्री करेगा अपने खुद के रिकॉर्ड के अंदर और एक ऑर्डर पास करेगा जिसके अंदर वो कहेगा कि इस व्यक्ति के पास से इस तरह का बॉन्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो व्यक्ति, जो आगे की सेक्शन में हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति के पास से बॉन्ड मांगा जाता है और वो बॉन्ड नहीं देता है तो उसको सीधा जेल में डाल सकने का, डिटेन करने का पावर है। अगर ऐसा पहले हो चुका है कि उस व्यक्ति ने बॉन्ड नहीं दिया था, इस वजह से उसको ऑलरेडी जेल में डाल दिया गया था, अगर वो जेल में है तो उसको छोड़ने का, उसको रिलीज करने का ऑर्डर भी यहाँ पर मैजिस्ट्रेट करेगा। सेक्शन 119 है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। जो सिक्योरिटी वो ले रहे हैं उसका पीरियड कब से स्टार्ट होगा, मतलब जो बॉन्ड है उसका पीरियड कब से स्टार्ट होगा वो इस सेक्शन में बताया गया है। If any person in respect of whom an order requiring security is made under section 116 or 106 or 117 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। ठीक है, अभी ये ऑर्डर किया है, जैसे कि मैजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल का करता है, सेशंस कोर्ट जो है वो 3 साल का बॉन्ड लेती है। अब उसको सपोज मान लो कि उसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ और ये मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई इसका जो है 1 साल का बॉन्ड हमको लेना है। अब वो 1 साल का पीरियड कब से स्टार्ट होगा, अगर वो व्यक्ति जेल में है तो वो व्यक्ति जब जेल में से उसका खत्म होगा, जब जेल में से छूटेगा उसके बाद से उसका 1 साल स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक वो जेल में है तो उसको वो ब्रीच ऑफ पीस है वो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जैसे जिस दिन से वो जेल से रिलीज होगा उस दिन से वो पीरियड गिना जाएगा। अगर मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर है, अगर मैजिस्ट्रेट ने 1 ईयर कहा गया है तो 1 ईयर तब से स्टार्ट होगा जब से वो रिलीज हो रहा है। अब सब सेक्शन 2 है इन अदर केसेस सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मैजिस्ट्रेट फॉर द सफिशिएंट रीजंस फिक्सेस अ लेटर डेट।
अगर वो व्यक्ति, अदर केसेस क्या है, अगर वो व्यक्ति जेल में नहीं है तो, अगर वो व्यक्ति जेल में नहीं है तो मैजिस्ट्रेट जब से ऑर्डर करता है तब से उसका बॉन्ड का पीरियड स्टार्ट होगा। और अगर मैजिस्ट्रेट कोई और डेट उसमें नहीं लिखता है तो, लेकिन मैजिस्ट्रेट लिख सकता है कि भाई जब से इसने बॉन्ड दिया था पहले डेट पे, तब से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, अब सेक्शन 120 है कंटेंट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा वो बताया गया है। द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन शेल बाइंड हिम टू कीप द पीस और टू बी ऑफ गुड बिहेवियर as the case may be, and in the later case the commission or attempt to commit or the abatement of any offense punishable with imprisonment wherever it may be committed is if the breach of the bond। ठीक है, अगर वो उसने जो पीस का जो बॉन्ड दिया है टू मेंटेन द पीस और टू हैव अ गुड बिहेवियर, उसका अबेटमेंट होता है, उसका अटेम्प्ट होता है, तो भी वो पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट ही गिनाया जाएगा। पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज। ठीक है, अब ये सेक्शन हमको बताती है कि जो बॉन्ड के साथ जो श्योरिटी देना है, और माइनर के केस में नहीं बॉन्ड देना है, सिर्फ श्योरिटी देना है, तो उसमें जो है जो पावर है जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की, तो वो श्योरिटी को रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर दो चीजें आएगी इस सेक्शन के अंदर। एक कि जब उसको उसके सामने कंप्लेंट आई थी तभी उसका प्रोविजनल बॉन्ड ले लिया गया था, उसका श्योरिटी ले लिया गया था। ठीक है, अगर तभी ले लिया गया था तो यहाँ पर इस प्रोविजन में ऐसा है कि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो श्योरिटी को रिजेक्ट करना चाहिए तो भी वो रिजेक्ट कर सकता है, बट फॉर दैट उसको पहले नोटिस दिया जाएगा उसके श्योरिटीज को, और उसको सुनने के बाद फिर वो ऑर्डर किया जाएगा। और अगर नया श्योरिटी ले रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट के सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसको तभी उसको वो रिजेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये सेक्शंस को हम लोग जो मैंने आपको बताया ओरली बस इतना ही है, तो हम लोग इसको यहां से स्किप कर देते हैं। ओके, सेक्शन 122 इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई व्यक्ति है वो सिक्योरिटी देने में डिफॉल्ट करता है तो उसका इम्प्रिजनमेंट क्या होगा। सब सेक्शन 1A है, if any person ordered to give security under section 106 or 117 does not give such security on or before the date on which the period for which such security is to be given commences, he shall, except in case next hereinafter mentioned, be committed to prison, or if he is already in prison, be detained in prison until such period expires or until within such period he gives the security to the court or magistrate who made the order requiring it। अगर आपने पहले देखा सेक्शन 117 के अंदर अगर ऑर्डर हो चुका था जिसके अंदर बताया गया कि उसको जो है 1 साल के लिए बॉन्ड देना है, बराबर है, सिक्योरिटी देनी है, अगर वो चीज नहीं करता है तो इन दैट केस उसको जेल में डाल दिया जाएगा। कब तक के लिए, जब तक कि वो सिक्योरिटी का पीरियड था, अगर बॉन्ड का पीरियड 1 साल का था तब तक वो 1 साल के लिए उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और जब वो सिक्योरिटी दे देगा तब उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बी है, इफ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग executed a bond with or without I'm sorry, with or without sureties for keeping the peace in pursuance of an order of a magistrate under section 117 is proved to the satisfaction of such magistrate to his successor in office to have committed breach of bond, such magistrate or successor in office may, after recording the grounds of such proof, order that the person be arrested and detained in prison until the expiry of the period of the bond, and such order shall be without prejudice to any other punishment or forfeiture to which the said person may be liable in accordance with law। अगर किसी व्यक्ति ने बॉन्ड दिया है, ठीक है, और उसके बाद भी वो कोई ऑफेंस करता है, इन दैट केस मैजिस्ट्रेट जो है उसको जेल में डाल देगा बाकी का जो रिमेनिंग पीरियड है उस पीरियड के लिए। ठीक है, और ये जो पनिशमेंट होगा वो दूसरा कोई पनिशमेंट जो है फॉरफीचर का और अदर पनिशमेंट है उससे प्रिजुडाइज नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो दूसरा पनिशमेंट है और फॉरफीचर का जो ऑर्डर है वो भी हो सकते हैं, साथ में उसको जेल में डाल दिया जाएगा फॉर द ब्रीच ऑफ बॉन्ड। सब सेक्शन 3 है, I'm sorry 2 है, when such person has been ordered by the magistrate to give security for a period exceeding 1 year, such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the session judge, and the proceeding shall be laid as soon as conveniently may be before such court। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है जिसको 1 साल से ऊपर का बॉन्ड देने के लिए कहा गया था और वो बॉन्ड नहीं देता है तब सीधा उसके सामने वारंट ही इशू किया जाएगा और उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, अनलेस उसका जो है ये डिटेंशन सेट असाइड हो सेशंस कोर्ट द्वारा।
Subsection 3 है such court after examining such proceeding and requiring from the magistrate any further information or evidence which it thinks necessary and after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard may pass such order as the case may think fit. ठीक है, यहाँ पर जेल में उसको डाल दिया गया, उसके बाद उसने अपील की सेशंस कोर्ट के अंदर और सेशंस कोर्ट ने उसको सुनने के बाद जो भी ऑर्डर उसको लगता है वो पास कर सकती है. Provided that the period, if any, for which any person is imprisoned for failure to give security shall not exceed 3 years. अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है अपना जो सिक्योरिटी है वो, तो उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट रहेगा वो 3 साल से ज्यादा का नहीं रहेगा. Subsection 4 है if security has been required in the course of the same proceeding from 2 or more persons in respect of any one of whom the proceeding are referred to the sessions judge. Under subsection 2 such reference shall also include the case of any other person. ठीक है, अगर इसके अंदर कोई ज्वाइंट ऑर्डर पास हो रहा है, जैसे कि 2 लोगों के सामने पास हुआ, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने ब्रीच किया या एक व्यक्ति है जिसने जो है सिक्योरिटी नहीं दिया, तब सिर्फ वो उस एक व्यक्ति का रेफरेंस सेशंस कोर्ट को नहीं जाएगा, बल्कि दोनों व्यक्ति का रेफरेंस सेशंस कोर्ट को जाएगा और जो कोर्ट है वो दोनों का कोर्ट फिर एग्जामिन कर सकता है. ठीक है. Subsection 5 है a session judge may in his discretion transfer any proceeding laid before him under subsection 2 or subsection 4 to an additional session judge, assistant session judge, and upon such transfer such additional session judge or assistant session judge may exercise the power of a session judge under this section in respect of such proceeding. सेशन जज जो है अपना पावर जो है असिस्टेंट सेशन जज को या एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है, और असिस्टेंट सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज वही पावर एक्सरसाइज करेंगे जो सेशन जज को पावर दिया गया है. सबसेक्शन 6 है if the security is tendered to the officer in charge of the jail he shall forthwith refer the matter to the court or magistrate who made the order and shall await the orders of such court or magistrate court. ठीक है, उसने सिक्योरिटी नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं देने के लिए उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया. अब कोई व्यक्ति आकर के जब वो व्यक्ति जेल में है तो उसका सिक्योरिटी देता है, तब वो जो जेल का ऑफिसर इंचार्ज होगा वो उस सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करेगा और मैटर रिफर करेगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट को या फिर जो कोर्ट ने उसको सजा दी है उसको रिफर करेगा. अब ये सब सेक्शन 7 जो है वो ये कहती है कि इस तरह का जो इम्प्रिजनमेंट होता है फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, वो सिंपल जो इम्प्रिजनमेंट है वो सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होगा, वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिगरस नहीं होगा. लेकिन सबसेक्शन 8 जो है वो बोलती है इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर शेल वेयर द प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 108 बी सिंपल. अगर 108 के अंदर सिक्योरिटी की जो डिमांड करी गई है उसके कनेक्शन में पनिशमेंट है तो वो सिंपल है. वेयर द प्रोसीडिंग्स हैव बीन टेकन अंडर सेक्शन 109 और 110 अगर उसका जो सिक्योरिटी देने का उसका बोला गया है 109 और 110 के अंदर और वो नहीं देता है, तब वो जो सिक्योरिटी तब जो कन्विक्शन होगा वो रिगरस भी हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है. इट विल बी डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. अब सेक्शन 123 है पावर टू रिलीज द पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी. ओके, सब सेक्शन 1 है वेर एवर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन केस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 117 और द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट in any other case is of opinion that any person imprisoned for failing to give security under this chapter may be released without hazard to the community or to any other person, he may order such person to be discharged. ऑर्डर हो गया, उसने सिक्योरिटी नहीं दिया और उसको जेल में डाल दिया गया. ठीक है, अब जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि ये व्यक्ति के सामने जो सर्कमस्टांसेस थे अब वो सर्कमस्टांसेस नहीं है. ठीक है, और ये कम्युनिटी के लिए हैजर्डस व्यक्ति नहीं है, तो उसको ऑर्डर छोड़ने का ऑर्डर डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर सकता है. सबसेक्शन 2 है whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this chapter the high court or the court of sessions or where the order was made by any other court, district magistrate in case of order passed by the executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case may make an order reducing the amount of the security or the number of sureties or the time for which security has been required. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है whenever any person has been imprisoned for failing to give security, अगर किसी व्यक्ति ने सिक्योरिटी नहीं देने की वजह से सेंटेंस उसको डाल दिया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है, तो उसका जो है अपील कहां पर होगा? अगर सेशंस कोर्ट ने किया है तो हाई कोर्ट में होगा,
मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया है तो सेशंस कोर्ट में होगा, और अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने किया है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होगा। और जो उस कोर्ट को पावर होगा कि वो अमाउंट जो है सिक्योरिटी का वो रिड्यूस कर दे, या फिर नंबर ऑफ सिक्योरिटी श्योरिटीज जो मांगी है उसको रिड्यूस कर दे, या फिर वो टाइम जो सिक्योरिटी के लिए मांगा गया है कि 3 साल का या पूरा 1 साल का, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करने का पावर अपेलेट कोर्ट को होगा। सबसेक्शन 3 है, एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 may direct the discharge of such person either without conditions or upon any condition which such persons accept, provided that any condition imposed shall cease to be operative when the period for which such person was ordered to give security has expired। ठीक है, अब सब सेक्शन 1 में जब मैजिस्ट्रेट को लगा था कि इसके सामने वो सर्कमस्टांसिस नहीं है जो पहले एग्जिस्ट करते थे, ये सोसाइटी के लिए हैजर्डस व्यक्ति नहीं है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, और उसको जब छोड़ेगा तब जो है कंडीशंस इंपोज कर सकता है, जो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट को जरूरी लगती है वो कंडीशन, और वो कंडीशन तब तक रहेगी जब तक उसका जो पीरियड था सिक्योरिटी का एक्सपायर नहीं हो जाता। तो सपोज मान लो कि उसको 1 साल के लिए कहा गया था सिक्योरिटी देने के लिए, वो उसने नहीं दिया, उसके लिए उसको जेल हो गया 1 साल का। अब उसको 6 महीने के बाद जब उसको जेल में डाल दिया गया, 6 महीना उसने इम्प्रिजनमेंट काट लिया, उसके बाद मैजिस्ट्रेट को लगा कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो उसको 6 महीने में छोड़ दिया, तो जो बाकी के 6 महीने हैं उसके लिए कंडीशंस ऑपरेट होगी, और उसके बाद के पीरियड के लिए वो कंडीशन ऑपरेट नहीं होगी। सबसेक्शन 4 है, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द कंडीशन upon which the conditional discharge may be made। स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकती है। सबसेक्शन 5 है, if any condition upon which any person has been discharged is in the opinion of a district magistrate in the case of the order passed by the executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case by whom the order of discharge was made or of his successor not fulfilled, he may cancel the same। जो कंडीशन पे उसको रिलीज किया था वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको वापस से उसका जो ऑर्डर था छोड़ने का वो कैंसिल किया जा सकता है। When a conditional order of discharge has been cancelled under subsection 5, such person may be arrested by any police officer without warrant and shall thereupon be produced before the district magistrate or the chief judicial magistrate in any other case। ठीक है, तब जब व्यक्ति को जो उसने जो कंडीशन थी वो कंडीशन पे रिलीज हुआ था, वो कंडीशन उसने फॉलो नहीं की, तो ऑर्डर किया जाएगा, उसका जो ऑर्डर है कैंसिल किया जाएगा, और साथ ही साथ वारंट इशू किया जाएगा, और कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 7 है, unless such persons give security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion of the term for which he was in the first instance committed or ordered to be detained, such portion being deemed to be a period equal to the period between the date of the breach of the conditions of discharge and the date on which, except for such conditional discharge, he would have been entitled to release, the district magistrate in case of an order passed by the executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case may remand such person to prison to undergo such unexpired portion। ठीक है, अगर जब वापस से उसको अरेस्ट हो गया तब भी उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो सिक्योरिटी जो पहले डिमांड की गई थी वो दे दे, उसको सिक्योरिटी दे देगा तो वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी वो नहीं देता है तो उसका जो बाकी का पीरियड था, जो पहले उसको माफी मिल चुकी थी, वो उसको अभी यहाँ पर वापस से जेल में काटना पड़ेगा। सबसेक्शन 8 है, a person remanded to prison under subsection 7 shall, subject to the provisions of section 112, be released at any time on giving security in accordance with the terms of the original order। ठीक है, अगर उसका तब उसने नहीं दिया और उसको जेल में भेज दिया गया, और जेल में भेजने के बाद अगर उसने सिक्योरिटी दे दिया तब भी उसको व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। सबसेक्शन 9 है, द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशंस may at any time for sufficient reason to be recorded in writing cancel any bond for keeping the peace or for good behavior executed under this chapter by any order made by it। ठीक है, तो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट जो है, जो भी अपेलेट कोर्ट लगेगा, अगर सेशन कोर्ट ने सिक्योरिटी ऑफ पीस का बोला होगा, बॉन्ड लिया होगा तो हाई कोर्ट, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा होगा तो सेशंस कोर्ट, वो अगर उसके सामने अपील होती है और उसको लगता है कि ये ऑर्डर कैंसिल कर देने जैसा है तो वो कैंसिल कर सकती है। अब सब सेक्शन 10 है, एनी श्योरिटीज फॉर द पीसफुल कंडक्ट फॉर द पीसेबल कंडक्ट और गुड बिहेवियर of another person
Order to execute a bond under this chapter may at any time apply to the court making such order to cancel the bond, and on such application being made, the court shall issue a summons or warrant as it thinks fit, requiring the person for whom such surety is bond appear or to be brought before it. ठीक है, एनी श्योरिटी, कोई भी श्योरिटी है, उसको लगता है कि अब मुझे इस व्यक्ति के लिए जो है श्योरिटी नहीं बनना है, तो वो कोर्ट को अप्लाई करेगा और कोर्ट जो है उसका श्योरिटी जो है कैंसिल करके उस व्यक्ति को या तो समन्स या वारंट इशू करेगा कि आपका जो श्योरिटी था उसने आपका श्योरिटी होने से मना कर दिया गया है, तो आप जो है या तो नया श्योरिटी दो या फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा. ओके, सेक्शन 124 है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड. When a person for whose appearance a summons or warrant has been issued under the proviso to subsection 121 or subsection 10 of section 123 appears or is brought before the magistrate or court, the magistrate or court shall cancel the bond executed by such person and shall order the person to give for unexpired portion of the term of such bond fresh security for the same person description as the original security. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अभी सेक्शन 123 सब सेक्शन 10 पढ़ के बताया कि उसमें श्योरिटी को पावर है कि वो कोर्ट को अप्लाई करे कि अब मैं इस व्यक्ति का श्योरिटी नहीं बनना चाहता, आगे और कंटिन्यू नहीं लेना चाहता. इन दैट केस जब वो व्यक्ति को समन्स या वारंट के काम में मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा उस अपराधी को, तब वो कोर्ट जो है उसके पास से नया बॉन्ड और नया जो है श्योरिटी मांगेगा, और अगर वो नहीं देगा तो जो आगे के जो कार्यवाही की गई थी कि उसको जेल में डाल देना वगैरह वगैरह, वो सब उसमें लागू पड़ेगा. ठीक है, सब सेक्शन 2 है एवरी सच ऑर्डर शेल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 123 टू 120 टू 123 बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 106 और 117. ठीक है, तो ओरिजिनल जो ऑर्डर था वही पास किया जाएगा और बाकी का जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उसका उसको बॉन्ड या श्योरिटी जो भी ओरिजिनल ऑर्डर में था वो देना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर हमने जो है ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया है बराबर. अभी हम लोग नया चैप्टर लेंगे, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स. Okay, the screen has come. Okay. ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है रूरल एरियाज में इसमें ज्यादा डील करते हैं. जो सिटीज एरिया है जहाँ पर फैमिली कोर्ट है वहां पर ये सारे पावर्स फैमिली कोर्ट को दे दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पर रूरल एरियाज है और तालुका है वहां पर अभी भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट को जो है इस सीआरपीसी के अंदर 125, 126, 127 के पावर्स दिए गए हैं. ओके, तो सब हम लोग स्टार्ट करते हैं 125 से. इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और his legitimate or illegitimate minor child whether married or not unable to maintain her itself or his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority where such child is by reason of physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself or his father mother unable to maintain herself or himself. ठीक है, इसमें 4 कैटेगरी दी गई है. पहली है वाइफ, ऐसी पत्नी जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती. दूसरी कैटेगरी है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड. ठीक है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ. ठीक है, लेकिन वो चाइल्ड माइनर होना चाहिए. सी में दिया गया हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड. यहाँ पर बच्चे की बात की गई है लेकिन उसमें माइनर डॉटर को इंक्लूड, जो मैरिड डॉटर है उसको इंक्लूड नहीं किया गया.
यहाँ पर जो सी में बताया गया है वो बताया गया है कि जो चाइल्ड है उसका एज जो है 18 से ऊपर हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फिजिकल या मेंटली डिसेबल है, इसकी वजह से, उस डिसेबिलिटी की वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है, तब भी जवाबदारी जो है उसका जो है व्यक्ति की आएगी। फोर्थ में बताया गया है हिज फादर और मदर अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ और हिमसेल्फ, a magistrate of the first class may upon proof of such neglect or refusal order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. मैजिस्ट्रेट मंथली अलाउंस का इसमें मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकता है इन फेवर ऑफ वाइफ, इन फेवर ऑफ चाइल्ड, father and mother, provided that the magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause B to make such allowance until she attained her majority, if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट प्रोवाइजो बताया गया है कि जो माइनर फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, वो मैरिड है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, वो भी कोई ऐसा चीज पजेस नहीं कर सकता है, वो भी उसको जो है मेंटेन नहीं कर सकता है, तब भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस माइनर के फादर की रहेगी। अब दूसरा प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर that the magistrate may during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance for his of his wife, of such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. यहाँ पर हमने आगे देखा सबसेक्शन 1 के अंदर उसको फाइनली वो ऑर्डर पास करने की पावर्स दिए गए हैं। ये जो प्रोवाइजो है वो बताता है कि इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करने का पावर भी मैजिस्ट्रेट के पास है। अब इसमें थर्ड प्रोवाइजो है, provided also that an application for monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall as far as possible be disposed of within the period of 6 months, 60 days, within 60 days from the date of the service of notice to the application of such person। मतलब जब उस व्यक्ति को जो रिस्पोंडेंट है उसको नोटिस बच जाता है, ठीक है, उसके बाद से ऐसा कोशिश किया जाना चाहिए कि ये जो प्रोसीडिंग है वो जो है 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। कौन सा प्रोसीडिंग? दैट एन एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस, जो इंटरिम की जो बात है वो 60 डेज में ओवर हो जाए, ऐसा पूरा कोशिश किया जाएगा। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। माइनर्स मतलब वही माइनर्स जो इसको इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर माइनर की जो डेफिनेशन है वही होगी। वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज बीन ऑब्टेन्ड or has obtained a divorce from her husband as has not remarried, ठीक है। ऐसी व्यक्ति जो वुमन्स का जो डाइवोर्स का वाइफ का डेफिनेशन दिया गया है वो ये है, वुमन हैज बीन डाइवोर्स, जिसको डाइवोर्स दे दिया गया है लेकिन उसने रीमैरी नहीं किया गया, रीमैरी नहीं हुआ है, ठीक है। सब सेक्शन 2 है, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be। ये जो ऑर्डर हो, जो ऑर्डर सब सेक्शन 1 में किया गया है वो ऑर्डर कहां से एप्लीकेबल होगा? अगर मैजिस्ट्रेट ने कहा नहीं है अपने ऑर्डर के अंदर तो वो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ही काउंट होगा, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट स्पेसिफाई करता है तो जब एप्लीकेशन 125 का दाखिल हुआ था या इंटरिम का फाइल हुआ था वो तब से भी उसको दे सकता है। लेकिन अगर वो चीज मेंशन नहीं है तो इट वुड बी बिलीव्ड और इट वुड बी कंस्ट्रूड एज इफ जब ऑर्डर हुआ है उस दिन से ही उसका एग्जीक्यूट होगा, तभी से उसको पेमेंट करना होगा। सब सेक्शन 3 है, इसका रिकवरी का प्रोसीजर इसमें बताया गया है। इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल विदाउट सफिशिएंट कोर्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, any such magistrate may for every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person for the whole or any part of each month's
allowance for maintenance or the interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until the payment if sooner made. ठीक है, तो यहाँ पर 1 महीने का जो अमाउंट मेंटेनेंस का नहीं पे किया गया है उसके सामने उसको मैक्सिमम 1 महीने की सजा की जा सकती है। अगर उसने 10 महीने का नहीं किया तो मैक्सिमम 10 महीने की जा सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम दिखाया गया है। इसमें कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो 5 दिन भी कर सकता है, 1 दिन भी कर सकता है, या 10 दिन भी कर सकता है। ठीक है, या फिर जब तक पेमेंट नहीं होता तक भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless the application to be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it becomes due। ठीक है, मतलब जो ड्यू अमाउंट रिकवरी का एप्लीकेशन फाइल हुआ है वो 12 महीने के अंदर ही फाइल करना है। अगर वो 1 साल के बाद फाइल हुआ है तब जो है वो दैट वुड बी बार्ड बाय लिमिटेशन एज पर दिस एक्ट। मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल देके समझाऊं तो सपोज मैजिस्ट्रेट ने आज की तारीख में ऑर्डर किया, ठीक है, कि उसका जो 5/3/2022 को एक ऑर्डर हुआ जिसके अंदर बताया गया कि आपको डेट ऑफ द एप्लीकेशन जो 2017 की है तब से पैसा अभी तक का लेना है। तो आज से 1 साल के अंदर आपको जो है रिकवरी का प्रोसीडिंग 125 के अंदर फाइल कर देना है। अगर आप आज से 1 साल के अंदर फाइल नहीं करते हो तो फिर वो 125 सब सेक्शन 3 का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। सेकंड प्रोवाइजो इसके अंदर देखते हैं हम, प्रोवाइडेड दैट provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is a just ground for so doing। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति के सामने जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हुआ है 125 का और उसका रिकवरी का प्रोसीडिंग हुआ है उसके अंदर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं पैसा दूंगा अपॉन कंडीशन के वाइफ मेरे साथ आके रहे, तब मैजिस्ट्रेट उस ग्राउंड को एप्लीकेशन को कंसिडर करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट ये ग्राउंड के ऊपर वो रिफ्यूज कर सकता है कि उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है आपके साथ नहीं रहने के लिए, या अगर उसको लगता है कि ये जो है जो ग्राउंड सही है कि उसको उसके साथ रहना चाहिए और वो वाइफ जो है जानबूझ करके मना कर रही है उसके साथ रहने के लिए, तब वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है 125 के अंदर वारंट इशू करने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन है, इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, इट शैल बी कंसीडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विथ हिम। अगर वो व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली है या फिर वो कोई मिस्ट्रेस को रखता है, वाइफ उस ग्राउंड के ऊपर मना करती है उसके साथ रहने के लिए, तो वो एक वैलिड रीजन है साथ में नहीं रहने का। सब सेक्शन 4 है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस मे बी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसर्न। अगर वो लोग म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रहे हैं, या फिर जो है वाइफ एडल्ट्रियस लाइफ जी रही है, या फिर वाइफ जो है कोई सही ग्राउंड नहीं होने के बाद भी हस्बैंड के साथ जो है रहने का मना करती है, तब जो है मैजिस्ट्रेट जो है उसको वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द मेंटेनेंस आइदर परमानेंट और इंटरिम। सब सेक्शन 5 है, ऑन प्रूफ दैट द वाइफ in whose favor an order has been made under this section is living in adultery or that without sufficient reason she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। ठीक है, जनरली मैजिस्ट्रेट कोर्ट को रिव्यू करने के पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर सब सेक्शन 5 के अंदर एप्लीकेशन फाइल होती है और उसमें प्रूव होता है कि वाइफ जो है एडल्ट्री की लाइफ जी रही है या फिर वो हस्बैंड के साथ सफिशिएंट रीजंस के बिना रहने से मना कर रही है, तो वो जो या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेटली अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको मैजिस्ट्रेट उसको कंसीडर कर सकता है। 126 जो है ये बताता है इसका जुरिस्डिक्शन और इसका प्रोसीजर कि ये कैसे जो एप्लीकेशन होगी 125 की वो कहां पर होगी। ठीक है,
सबसेक्शन 1 है प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज, जहां पर वो व्यक्ति रहता हो, और वेयर ही और हीज वाइफ रिसाइड, या फिर वो व्यक्ति या फिर उसकी जो पत्नी है वो वहां पर रहती हो, और वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, वो व्यक्ति जहां पर रहता हो, या फिर वो व्यक्ति की पत्नी जहां पर रहती हो वहां पर, या फिर वो दोनों लास्ट में जहां पर रहते हो वहां पर ये एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। All evidence in such proceedings shall be taken in presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made. जो रिस्पोंडेंट है उसके प्रेजेंस में एविडेंस सारा लिया जाएगा, और when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader and shall be recorded in the manner prescribed for summons cases. ठीक है, अगर उसका पर्सनल जो अपीयरेंस है उसको डिस्पेंस विद किया गया है तो उसके प्लीडर के अंदर ये लिया जाएगा और वो समन्स केस की तरह ये पूरा प्रोसीडिंग चलेगा। Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms, including terms as to payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। ठीक है, अब ये सेक्शन जो बोल रही है वो ये बोल रही है कि सपोज किसी व्यक्ति को समन्स भेजा जा रहा है, नोटिस भेजी जा रही है, लेकिन वो व्यक्ति आ नहीं रहा है कोर्ट के सामने, या फिर उसको नोटिस बच चुकी है और वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है ये सोच करके कि ट्रायल आगे चलेगा और उसके अगेंस्ट में ऑर्डर होगा। इन दैट केस मैजिस्ट्रेट जो है एक्स पार्टे उस चीज को डिसाइड कर सकता है, उस एप्लीकेशन को। अब जब मैजिस्ट्रेट ने उसको एक्स पार्टे डिसाइड कर दिया है और उसके बाद वो व्यक्ति आता है और कोर्ट को विद इन 3 मंथ्स आकर के बताता है कि वो क्यों वो हाजिर नहीं रहता था, तब वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है जो उसने एक्स पार्टे पास किया था। ठीक है, बट इट वुड बी सब्जेक्ट टू द कॉस्ट टू बी पेड टू द अदर साइड, दैट इज वाइफ। सबसेक्शन 3 है the court in dealing with applications under section 125 shall have power to make such order as to cost as may be just। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई कॉस्ट करनी चाहिए 125 के प्रोसीडिंग के अंदर तो वो कॉस्ट कर सकती है जितना भी कोर्ट को ठीक लगता है उतनी। सेक्शन 127 है ऑल्टरेशन इन अलाउंस। ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance or ordered under the same section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother as the case may be, the magistrate may make such alteration as he thinks fit if the allowance for the magistrate or interim maintenance or interim maintenance as the case may be। मैजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं और मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है और या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है उसी में किसी भी तरह का फेरफार करने के सर्कमस्टांसेस है ऐसा उसको लगता है, तो वो पावर मैजिस्ट्रेट के पास अवेलेबल है, उसी कोर्ट के पास जो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ है। सबसेक्शन 2 है वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order as the case may be, vary the same accordingly। सिविल कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया है, ठीक है, जिसके पास हिसाब से उस लगता है कि भाई कि वाइफ उसके साथ नहीं रहती थी या फिर वो लोग जो है जुडिशियल सेपरेशन था, वो लोग म्यूचुअल कंसर्न से अलग रहते थे, ऐसा कोई भी सिविल कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तब भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट अपना खुद का ऑर्डर 125 में जो उसने पहले किया था उसको कैंसिल कर सकता है। Subsection 3 है where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that a the woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as from the date of her remarriage। ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि अगर जो उसकी जो वाइफ थी जिसको मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया था उसने रीमैरिज कर लिया है तो वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। बी
the woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order. कस्टमरी डाइवोर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि भाई उसने जो है सारा पैसा जो उसको लेना चाहिए था वो उसने ले लिया है, म्यूचुअल कंसेंट से अपनी चीजों की अप्लाई कर ली है, परमानेंट एलिमनी ले ली है, तब भी उसको ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है. In the case where such sum was paid before such order, from the date on which such order was made, in any other case from the date of expiry of the period, if any, for which the maintenance has been actually paid by the husband to the woman. वो इसमें पीरियड लिखा है कि वो ऑर्डर कब से एक्सपायर होगा. मैजिस्ट्रेट वुड कंसिडर दिस पीरियड अपॉन दिस circumstances that is mentioned in subsection 1 and 2. अब सबसेक्शन सी है, the woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her right to maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce, cancel the order from the date thereof. वो अगर वुमन अगर अपना जो राइट है वो सरेंडर करती है मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस ले लेने का, तब जब उसने सरेंडर जब से किया है तब से वो ऑर्डर कैंसिल करने का पावर मैजिस्ट्रेट कोर्ट को है. सबसेक्शन 4 है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account that sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order. अगर कोई डिक्री इसमें पास करने का समय आता है, सपोज मान लो कि 125(3) है, वो तो है, लेकिन 125(3) के अंदर भी वो व्यक्ति पैसा नहीं देता और वो जेल में चला जाता है, तब जो उस व्यक्ति के सामने पावर है कि तब आपको जो है दरखास्त दाखिल की जा सकती है सिविल कोर्ट के अंदर, और उस दरखास्त के काम के अंदर उस व्यक्ति ने जो भी पेमेंट किया है या फुल्ली या पार्टली, उस पार्ट को छोड़ करके बाकी का जो पैसा है उसका ऑर्डर कर सकती है पेमेंट करने का. और उसके लिए जब वो दरखास्त का पालन नहीं होता है तब सिविल प्रिजन का भी राइट है और उसका जो प्रॉपर्टी जो है वो बेच करके भी मेंटेनेंस का अमाउंट पे करने का राइट वाइफ के पास वाइफ को दिया गया है. अब सेक्शन 128 है, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है, a copy of the order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be shall be given without payment to the person in whose favor it is made or to his guardian if any, or to the person to whom the allowance or maintenance or the allowance for interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be is to be paid. ठीक है, जो व्यक्ति के फेवर में ऑर्डर हो रहा है उस व्यक्ति को, जैसे कि वाइफ की फेवर में हो रहा है तो वाइफ को, और अगर बच्चे के फेवर में हो रहा है, चाइल्ड के फेवर में हो रहा है तो उसके गार्डियन को, या माता पिता के फेवर में हो रहा है तो उनको इसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, अब दूसरा है, एनी सच ऑर्डर में बी एनफोर्स्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to identity of the parties and to the non-payment of the allowance or as the case may be expenses as may be due. अब इसमें सेक्शन 128 के अंदर दूसरा जो भाग है बराबर है वो है एनफोर्समेंट का. पहला जो हमने पार्ट देखा उसमें कहा गया है कि कॉपी उसको दे दी जाएगी जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ है, लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि इसका एनफोर्समेंट कहां पर होगा. ठीक है, यहां पर आपको सेक्शन 126 और 128 में कंफ्यूज नहीं होना है. 126 में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि मेंटेनेंस का एप्लीकेशन कहां पर फाइल होगा. यहां पर ये बताया गया है कि एक बार मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, अब वो एग्जीक्यूट कहां पर होगा. ठीक है, यहां पर अहमदाबाद में सपोज मान लो कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, लेकिन ऑर्डर होने के बाद या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ऑर्डर आपके हाथ में ऑर्डर आ गया, लेकिन वो व्यक्ति चला गया रहने के लिए हरियाणा में या फिर बिहार में रहने के लिए चला गया, तब इस कॉपी को लेकर के आप वहां पर जाकर के उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. मतलब 125(3) का एप्लीकेशन है वो आप वहां पर जाकर के भी एनफोर्स करवा सकते हैं. उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अहमदाबाद कोर्ट में ही आप करें. आपको अगर ठीक लगता है कि आपको अहमदाबाद में करना है तो यू कैन फाइल इन अहमदाबाद. ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं और जाकर के भी करना है तो वहां पर जाकर के भी आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. ये एनफोर्समेंट की बात है. ठीक है,
तो आज हम लोगों ने सेक्शन 117 से लेकर के 128 तक कंप्लीट किया है। आगे नेक्स्ट एक सेशन में और ले लेता हूं आज शाम को, अभी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सेक्शन 148 129 से लेकर के 148 तक का भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं।